इस वीडियो में हम नोज़ का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किन सिम्टम्स के साथ में पेशेंट जो है आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। तो पेशेंट आकर अगर बोलता है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें ध्यान में रखना होगा, हमें उससे पूछना होगा कि इज़ इट कांस्टेंट और इज़ इट इंटरमिटेंट। तो अगर कांस्टेंट है या इंटरमिटेंट है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, जैसे डिविएटेड नेज़ल सेप्टम के केस में। तो अगर पेशेंट का सेप्टम डेविएट हो चुका है तो इस केस में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसे कांस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली नेज़ल पॉलिप्स जो होते हैं, इन केसेस में भी जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इंटरमिटेंट कब मिलने वाला है? तो इंटरमिटेंट जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड। तो ये वो कंडीशन होगा जिसमें हमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन इंटरमिटेंट मिलेगा। जैसे ही पर्सन एलर्जन से एक्सपोज होगा, उसको क्योंकि एलर्जी हो रखी होगी तो एलर्जी की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, और जैसे जैसे सीज़न चेंज होंगे, सीज़न चेंज होने की वजह से उसको कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। तो दिस विल बी इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन। उसके अलावा हमें ये भी पूछना होगा कि इज़ इट यूनिलेटरल और इज़ इट बाइलेटरल, यानी एक तरफ है या फिर दोनों तरफ है। हमें यह भी पता करना होगा कि नेज़ल डिस्चार्ज है या नहीं है। सिमिलरली पर्सन आ सकता है नेज़ल डिस्चार्ज के साथ में कि उसको नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमें ये पता करना होगा कि नेज़ल डिस्चार्ज जो है कैसा है। इज़ इट वाटरी, इज़ इट प्यूरिलेंट और इज़ इट ब्लड स्टेन्ड, किस तरह का नेज़ल डिस्चार्ज है। तो जैसे वाटरी डिस्चार्ज अगर हमें पता लगता है कि जो डिस्चार्ज है वाटरी है, तो इट कैन बी ड्यू टू एलर्जिक राइनाइटिस। इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू इन्फेक्टिव राइनाइटिस, जैसे वायरसेस वगैरह की वजह से अगर हुआ हो तो। प्यूरिलेंट डिस्चार्ज हमें फॉरेन बॉडी की केस में मिल सकता है, अगर कोई फॉरेन बॉडी नोज में चली गई हो। एंड इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू राइनोसाइनोसाइटिस। अब ये भी देख सकते हैं कि जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो ब्लड स्टेन भी हो सकता है। अब ब्लड स्टेन कैसे हो सकता है? ट्रोमा के केस में, अगर किसी वजह से ट्रोमा हो गया हो, या फिर ट्यूमर हो सकता है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि जो डिस्चार्ज है उससे हमें पता लग सकता है कि किस तरह की पैथोलॉजी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। उसके अलावा हम पेशेंट से भी पूछ सकते हैं, तो वो भी अपनी हिस्ट्री में बताएगा कि किस तरह का, जैसे ट्रोमा की हिस्ट्री पर्सन खुद देने वाला है, ट्यूमर की हिस्ट्री नहीं देगा, लेकिन हमें ट्यूमर का पता लगाना होगा। जैसे ब्लड स्टेन आ रहा है तो हमें सस्पेक्ट करना होगा कि वो ट्यूमर है। सिमिलरली एपिस्टैक्सिस के साथ भी पेशेंट आ सकता है, यानी नोज ब्लीड के साथ में। कुछ कॉजेज़ अगर हम देखें तो नोज ब्लीड के कॉजेज़ ट्रोमा हो सकता है, किसी ट्रोमा की वजह से हो, सर्जरी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सिमिलरली अगर पर्सन को कोआगुलेशन डिफेक्ट्स हो तब भी हो सकता है, और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। हमें इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम एपिस्टैक्सिस की बात करेंगे तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस का पता लगाना होगा। हमें आइडिया लगाना होगा कि कौन सा एपिस्टैक्सिस है, इज इट एंटीरियर और इज इट पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। तो जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में हमें ध्यान रखना होगा कि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस ज़्यादा कॉमन होता है, एंड इट इज़ मोस्टली ड्यू टू लिटिल्स एरिया। तो मोस्ट कॉमनली जो होने वाला है वो लिटिल्स एरिया में होने वाला है, लिटिल्स एरिया में। और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस जो है एपिस्टैक्सिस लेस कॉमन होगा। और जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होगा, इसमें जो ब्लीडिंग होने वाली है वो यूजली कैसी होती है? माइल्ड होती है। सिंपली अगर हम उसे पिंच करते हैं तो भी थोड़ी देर में ब्लीडिंग रुक जाएगी, लेकिन पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस के केस में जो ब्लीडिंग होगी वो सीवियर होने वाली है, सीवियर ब्लीडिंग होगी। तो हमें ये पता लगाना होगा एपिस्टैक्सिस के केस में कि इज इट एंटीरियर एपिस्टैक्सिस और इज इट पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट सिम्टम हम देख रहे हैं स्नीजिंग। तो स्नीजिंग जो होता है डेट इज, ये हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में स्नीजिंग हमें देखने को मिल सकती है, और एलर्जिक राइनाइटिस, इस केस में भी हमें स्नीजिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्मेल की बात करें, ऐसा सिम्टम आता है तो हाइपोस्मिया हो सकता है पर्सन को, डेट इज डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल।
तो यहाँ पर ऑस्मिया इट इज़ रिलेटेड टू स्मेल, और हाइपो का मतलब होता है लेस, जो कम होता है, यानी डिक्रीज अगर हो जाता है। तो अगर डिक्रीज हो जाता है सेंस ऑफ स्मेल, डेट मीन्स हाइपोस्मिया है। एंड ऑस्मिया भी हो सकता है, डेट इज़ लॉस ऑफ स्मेल, यानी स्मेल की जो सेंसेशन है वो बिल्कुल लॉस हो जाए, तो हम इसको एनोस्मिया बोलेंगे। अब जो कॉजेज हो सकते हैं इनके, इट कैन बी ड्यू टू नेज़ल पॉलिप, नेज़ल पॉलिप की वजह से हो सकता है, या फिर हेड इंजरी के केस में भी ऐसा हो सकता है। अगर हम नेज़ल डिफॉर्मिटी की बात करें तो नेज़ल डिफॉर्मिटी के साथ में अगर पेशेंट आता है तो हो सकता है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो होगा ट्रॉमा होगा, ट्रॉमा की वजह से आएगा। तो हमें पता करना होगा कि कहीं पेन तो नहीं है, इफ़ देयर इज स्वेलिंग, स्वेलिंग के बारे में हमें पता करना होगा, एपिस्टैक्सिस का पता करना होगा, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही नोज से, और डेविएशन का पता करना होगा कि कहीं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम तो नहीं है। अब हम यहाँ पर एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि इंस्पेक्शन करना होगा हमें, यानी मेनली ऊपर ऊपर से हमें देखना होगा कोई भी डिफॉर्मिटी वगैरह हमें जो मिलती है, जो भी प्रॉब्लम हमें सामने से देखने पे पता लग रही है। जैसे हम चेक करेंगे सरफेस, नोज़ का अपीयरेंस, उसके अलावा सिमेट्री कैसी है, सिमेट्रिकल है कि नहीं, डेविएशन तो नहीं है क्योंकि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें देखने होंगे, आसपास के ऑर्गन्स भी देखने होंगे। वी हैव टू सी स्कार, रैश और डेविएशन वगैरह, ये सब हमें चेक करना होगा। इसके बाद इंस्पेक्शन जब हम कर लेंगे तो वी हैव टू गो फॉर द पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में हम ये देखेंगे, फील करेंगे कि वी हैव टू फील फॉर स्वेलिंग। तो जो पाल्पेशन है इसमें हम वी हैव टू फील फॉर स्वेलिंग, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रखी है। टेंडरनेस देखेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि जब पेन हो तो वो बताएं, तो पेन का जो सेंसेशन है ये भी हमें पता लगेगा। तो ये हो गया पाल्पेशन। तो यहाँ पर एक इंस्पेक्शन है और पाल्पेशन है। अब जो राइनोस्कोपी है मेनली क्या है, ये प्रोसीजर है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, वी एग्जामिन द इनसाइड ऑफ नोज, थ्रोट और साइनसेस, इन सबको हम एग्जामिन करते हैं। तो राइनोस्कोपी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एंटीरियर होने वाला है और एक पोस्टीरियर होने वाला है। तो इस अभी हम जो देख रहे हैं वो सबसे पहले एंटीरियर राइनोस्कोपी होगा, इसके बाद हम पोस्टीरियर देखेंगे। तो हम यहाँ पर एंटीरियर राइनोस्कोपी देख रहे हैं। तो इसमें मेनली क्या करना होगा, नोज़ के एग्जामिनेशन में सबसे पहला एंटीरियर राइनोस्कोपी होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, नोज़ का एक प्रॉपर व्यू लेंगे, यानी बेटर व्यू जो है सामने से जो नहीं दिख पा रहा, एक एंटीरियर राइनोस्कोपी के थ्रू हम नोज़ का एंटीरियर पोर्शन जो नोज़ का होगा उसका एक बेटर व्यू लेंगे, ताकि हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए, जैसे पॉलिप हो, मास हो, एपिस्टैक्सिस का कॉज, राइनाइटिस का कॉज, तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगेंगी। तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये है वियना नेज़ल स्पेकुलम। तो एंटीरियर राइनोस्कोपी में हम इसका यूज़ करेंगे, जिसे कहते हैं वियना नेज़ल स्पेकुलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम इसे किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। इसको कहते हैं वियना नेज़ल स्पेकुलम। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं ओटोस्कोप, इसको भी यूज़ किया जाता है। और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं थर्डिकम नेज़ल स्पेकुलम। यहाँ पर आप पिक्चर में जैसा देख सकते हैं। तो अब इसको यूज़ करने का तरीका जो है ये हमें पता होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट तरीका है किस तरीके से इसको मेनली हम एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं, थर्डिकम नेज़ल स्पेकुलम को, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि वी हैव टू यूज़ नॉन डोमिनेंट हैंड। तो हमें नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज़ करना है। तो आमतौर पे राइट हैंडेड पर्सन होते हैं ज़्यादातर लोग, तो हम लेफ्ट हैंड का अपने यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ, अगर इसका डायरेक्शन देखें तो, और यहाँ पर जो एक पोर्शन है, ये आगे वाला जो पोर्शन है थर्डिकम नेज़ल स्पेकुलम का, ये अवे है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो एक तरफ आ रही है और जो ये पोर्शन है थर्डिकम नेज़ल स्पेकुलम का ये दूसरी तरफ है। उसके अलावा आप क्या करना है, हमें
जो इसके बगल में यानी इंडेक्स फिंगर के बगल में 2 फिंगर्स होंगी, दैट इज मिड फिंगर एंड रिंग फिंगर। इन दोनों फिंगर से हमें इसे प्रेस करना है। अब प्रेस करके क्या करना है, इसे हम इंसर्ट कर देंगे नोज में, और इंसर्ट करने के बाद जब हम इसका जो प्रेशर है वो हटाएंगे तो हमें एक बेटर व्यू ऑफ नोज मिल जाएगा। तो ये एंटीरियर राइनोस्कोपी मेनली हमने देख ली। तो एंटीरियर राइनोस्कोपी एंटीरियर पोर्शन देखने के लिए होता है, जो हमें राइनाइटिस के केसेस में मास, पस का फॉर्मेशन या फिर एपिस्टैक्सिस वगैरह जो भी हमें पता लगाना हो, तो हम इस केस में इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, जैसे वेना नेजल स्पेकुलम का या फिर थर्टिकम नेजल स्पेकुलम का। और इनको यूज़ करने के बाद से हम एक प्रॉपर व्यू ले पाएंगे नोज़ का, और हमें पता लग पाएगा कि कौन सी डिजीज़ का क्या कॉज हो सकता है, जो भी सिम्टम के साथ में पेशेंट आ रहा है उसका क्या कॉज हो सकता है। ये आपको मेनली पता होना चाहिए कि थर्टिकम जो नेजल स्पेकुलम है इसको किस तरीके से एग्जामिनेशन में पकड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल सिंपली हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो पोर्शन थर्टिकम नेजल स्पेकुलम का है वो दूसरी तरफ है, और उसके अपोजिट हमने पकड़ रखा है इंडेक्स फिंगर से, और बाकी जो 2 फिंगर हैं, जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इन दोनों से हमें इसको प्रेस करना है और इसको नोज में इंसर्ट कर देना है। अब पोस्टीरियर राइनोस्कोपी देखते हैं। इसमें हम यूज करने वाले हैं टंग डिप्रेसर का। इसके अलावा मिरर का यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर। सबसे पहले हमें टंग डिप्रेसर का, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इसका यूज़ करेंगे, और टंग डिप्रेसर के अलोंग हमें इसके अलोंग जो है मिरर को लेकर जाना है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो है व्यू ले पाएंगे, जो अंदर का पोर्शन है वो देख पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि वी डोंट टच ओरोफेरिंग्स। तो जब हम मिरर को इंसर्ट कर रहे हो तो हमें ध्यान में रखना है कि ओरोफेरिंग्स को टच नहीं हो, क्योंकि अगर टच होता है तो गैग रिफ्लेक्स आएगा। तो इस तरीके से हम इन दो को यूज़ करके, टंग डिप्रेसर का यूज़ होगा, उसके अलोंग हमें पोस्टीरियर राइनोस्कोपी जो मिरर है उसको लेकर जाना है, और ध्यान रखना है कि ओरोफेरिंग्स को टच ना हो, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि मिरर को या तो मिरर पर हम अप्लाई करेंगे हीट, या फिर हम उसको डिप कर लेंगे सेवलॉन में। अब इसको इसलिए करना है ताकि मिरर पर फॉगिंग ना हो। तो क्योंकि वहाँ पर मॉइस्ट जो है, मॉइस्चर होगा अंदर की तरफ, और जो एयर होगा, एयर मॉइस्ट एयर होगी, तो क्योंकि अगर हम मिरर को ऐसे ही इंसर्ट कर देते हैं तो मिरर पर फॉगिंग हो जाएगी, इसकी वजह से जो अंदर का पोर्शन है वो हम देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले इसको हीट करना होगा या फिर सेवलॉन में डिप करना होगा, तब जाके हमें इसे इंसर्ट करना होगा ताकि फॉगिंग ना हो। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी फॉर पॉलिप। पॉलिप को देखिए, कोई मास तो नहीं है, उसके अलावा पस के लिए, एपिस्टैक्सिस के लिए, जैसा हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हमें नोज़ की पता लग सकती हैं, तो वही सारी कंडीशंस यहाँ पर भी है कि सारे कंडीशंस को देखेंगे और हम पता लगाएंगे। फंक्शनल टेस्ट, तो जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, जो हमारी दोनों ओपनिंग है नोज़ की, उसको हम चेक करते हैं, यानी हम देखते हैं कि नेज़ल पेटेंसी, दोनों ओपनिंग जो है हमारे नोज़ की, उनकी फंक्शनिंग किस तरीके की है। तो एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कोल्ड स्पैटुला टेस्ट। अब इसमें क्या करना होता है, हमें कोल्ड टंग डिप्रेसर का लेना होता है, टंग डिप्रेसर कोल्ड लेना होता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसको हमें नोज़ के नीचे रख देना होता है। अब इससे क्या होने वाला है, क्योंकि नोज़ से एयर का फ्लो होगा, और एयर के फ्लो, जो एयर होती है वो थोड़ी हॉट होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा टंग डिप्रेसर है उसमें मिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, मिस्ट फॉर्मेशन। और दोनों ओपनिंग के पास में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो दोनों नोज़ की ओपनिंग के पास में जो मिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है उसे कंपेयर करना है। तो अगर दोनों तरफ मिस्ट फॉर्मेशन बराबर हुआ है, इसका मतलब दोनों ओपनिंग जो है नोज़ की वो बिल्कुल नॉर्मल है। और इनकेस एक तरफ मिस्ट ज़्यादा बनी, एक तरफ कम बनी है, तो जिस तरफ कम बनी है यानी उस तरफ एयर का फ्लो जो है कम है। तो इससे हम दोनों ओपनिंग है उसमें एयर का फ्लो किस तरीके से हो रहा है ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं
कॉटन वूल टेस्ट। तो हम जानते हैं कि जो कॉटन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर कॉटन को प्लेस करते हैं नियर टू नोज़ के पास में हम प्लेस करते हैं, जस्ट लाइक हमने टंग डिप्रेसर को प्लेस किया था, तो इसको भी प्लेस करते हैं। तो कॉटन बहुत ही ज़्यादा हल्का है, तो अगर क्योंकि वहाँ से नोज़ से जो है एयर फ्लो होने वाला है, तो एयर फ्लो की वजह से कॉटन का मूवमेंट होगा, तो इससे हमें पता लगेगा कि नोज़ के थ्रू जो है एयर फ्लो नॉर्मल है। तो अगर कॉटन का मूवमेंट होता है तो इससे हमें पता लगेगा कि एयर फ्लो नॉर्मल है। तो यहाँ से भी हम एयर फ्लो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक मैनोवर होता है जिसको हम कहते हैं कॉटल मैनोवर। अब कॉटल मैनोवर में क्या करते हैं, फिंगर को, एक या दो फिंगर जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इसको हम चीक के पास में रखते हैं, चीक पर रखते हैं और यहाँ से हम इसे पुल करते हैं। अगर पुल करने पर हमारा जो इनहेलेशन है वो इम्प्रूव कर जाता है, डैट मीन्स कि जो हमारा नेज़ल वाल्व है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्योंकि हमारे नेज़ल वाल्व में ऑब्स्ट्रक्शन था और जब हमने इसको पुल किया तो पुल करने की वजह से जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर जो स्पेस है नोज़ का वो बढ़ गया, तो हमारी इनहेलेशन जो है इम्प्रूव हो गई। तो इससे हमें ये पता लगेगा, अगर इनहेलेशन सच में इम्प्रूव हो जाती है हमारी, तो हमें पता लगेगा कि नेज़ल वाल्व में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर उसके लिए हम सर्जरी वगैरह की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ टेस्ट करेंगे जिसको कहते हैं स्मेल के टेस्ट। तो पर्सन का जब हम क्या करेंगे, आई को क्लोज कर देंगे, आई इज़ क्लोज्ड, पर्सन के आई को हम क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, उसके नोज़ के पास में हम कोई सी चीज़, कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे जैसे लेमन, गार्लिक, और इसके थ्रू हम कहेंगे पर्सन को स्मेल करने को। तो अगर पर्सन की स्मेल की जो पावर होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, तो इस केस में वो सारी चीज़ों को स्मेल करके बता देगा। तो इस तरीके से हम स्मेल टेस्ट कर सकते हैं। इस केस में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वी हैव टू अवॉइड अमोनिया। अमोनिया को स्मेल नहीं कराना है क्योंकि ये इरिटेशन कॉज करेगा। नाउ अब एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो एलर्जी के लिए हम करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, जैसे रास्ट, रिस्ट, प्रिस्ट। तो रास्ट इज रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, इस तरह रिस्ट इज रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, एंड प्रिस्ट जो है डेट इज पी एंड रिस्ट वाला ये सेम यानी रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, और इसमें पी और आ गया डेट इज फॉर पेपर। तो रास्ट इज रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट एंड रिस्ट इज रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट एंड प्रिस्ट इज पेपर रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। तो इनमें हम क्या करते हैं, आईजीई का लेवल चेक करते हैं। तो हमें पता है कि अगर एलर्जी के केस में जो आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं वो बनती हैं, तो हम इससे आईजीई का लेवल चेक करके एलर्जी का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी को एलर्जी होगी तो हम इस केस में ये टेस्ट करेंगे, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है ये। तो इसके थ्रू हम आईजीई के थ्रू पता लगा पाएंगे कि पर्सन को एलर्जी तो नहीं है। अब कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे हम सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, और हम एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे पीएनएस, जिसके थ्रू हम पैरानेजल साइनसेस, इनका हमें आइडिया लग जाएगा। तो ये कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट होंगे, सीटी, एमआरआई एंड एक्सरे पीएनएस।